जो उभर करके सामने आते हैं, जो बाद में इतना फुटाव करते हैं कि जैसे दरख्त का एक तना काट दे और अनेक शाखाएं निकल आती हैं नीचे से। तो इस प्रकार जो है इसकी सर्जरी की ये कंडीशन रही। दूसरा नंबर 2, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी यानी इस स्थान पर जो है जितना हम प्रचुर मात्रा में कीमोथेरेपी, जो प्रचुर मात्रा में हम जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, जो औषधि अब देते हैं कीमो की, वो प्रचुर मात्रा में नहीं पहुँचती है और साइड इफेक्ट शरीर के यानी दुष्प्रभाव, हमारी हड्डियों का कमज़ोर होना, हमारी भूख का ख़त्म हो जाना, वॉमिटिंग, सिर के बालों का झड़ना, अनेक समस्याएं पैदा हो जानी, यानी प्रचुर मात्रा में कीमो का असर जो है, प्रभाव यहाँ ना पहुँचना कैंसर वाले स्थान पर। अब आते हैं रेडिएशन पर। रेडिएशन जब करते हैं तो क्या होता है कि उस स्थान की पहले ही जो है ना तो वहाँ हमारी कोशिकाएं क्वालिटी में होते हैं ना ही क्वांटिटी में होते हैं। पहले से ही वो क्वालिटी भी नहीं होती वहाँ उन कोशिकाओं, स्वस्थ कोशिकाओं की ना ही क्वांटिटी होती है। तो क्या है कि वो और भी ज़्यादा, जब हम उस स्थान की रेडिएशन करते हैं तो और भी ज़्यादा जो है उन कोशिकाओं, जो हमारी कोशिकाएं थोड़ा बहुत काम करती हैं, उन कोशिकाओं को वो प्रभावित करता है। नतीजा हमें थोड़े रेडिएशन दे करके संतुष्टि करनी पड़ती है कि रेडिएशन हो गई, वास्तव में वो है जो है इतना लाभकारी नहीं है। अब आता है कि प्रिवेंशन किस प्रकार इसको काम करती है। प्रिवेंशन में ऐसे कौन से गुण हैं जो प्रिवेंशन को अच्छा कहा गया है। प्रिवेंशन का ये प्रणाली है कि यानी ये कैंसर की कोशिकाएं हैं तो एक सुरक्षा चक्र बना करके ऐसे प्रिवेंशन उसका काम करती है, धीरे धीरे आकर के वो एक एक तंतु को बाहर निकालती है। प्रिवेंशन जो है लास्ट तंतु तक भी ले लेती है, वो बाहरी सुरक्षा चक्र अपनाती है। अब आती है कीमोथेरेपी। कीमो कैसे प्रिवेंशन में काम करती है। जो भी हम प्रचुर मात्रा में बैलेंस डाइट लेते हैं अपनी डाइट में, जैसे फॉर एग्जांपल कहें एलोवेरा है, पुदीना है, धनिया है, मौसमी फ्रूट हैं, जो भी लेते हैं वो प्रचुर मात्रा में जितने भी जहाँ कोशिकाओं को चाहिए वो जो मिलती है वो जहाँ इनको पहुँचती है खुराक के रूप में, और वो प्रिवेंशन जो है पूरी तरह काम करती है। अब तीसरी आती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जब करते हैं, एक हम जब जीवन शैली को अपनाते हैं, जब मेडिटेशन है या स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो वो क्या करती है, इनको अनावश्यक कोशिकाओं तो खत्म करती है, लेकिन आवश्यक कोशिकाओं की जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करने में बड़ी सहायक करती है। और जितना भी आपको ये बताया जा रहा है ये एक प्रिवेंशन के रूप में बचाव है, ना कि कैंसर होने के बाद का इलाज नहीं है। अब आता है नंबर 3। ये पहले के 2 मुख्य सवाल किए हैं। नंबर 3, कैंसर को सरल भाषा में क्या नाम कहते हैं। अनावश्यक कोशिकाएं, तंतुओं वाला मांस का लोथड़ा, खरपतवार। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी फसल में भी 10% से लेकर के 80% तक जो है ये खरपतवार प्रभावित करते हैं। लेकिन खरपतवार तो वो फसल तो ऐसे है कि 6 महीने का चक्कर होता है, हमारे को दूसरी फसल आने की उम्मीद होती है। लेकिन मानव शरीर में जब एक बार ऐसा कंडीशन आ जाए, इसमें ऐसी कंडीशन हो जाए, तो इसको थोड़ा दुरुस्त करना बड़ा मुश्किल होता है। और कैंसर के शरीर में फैलने की समय सीमा वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो 3-4 साल से लेकर के 10-11 साल तक। ये नहीं है कि आप रात को सोए और सुबह आपको कैंसर हो गया। 3-4 साल से लेकर के 10-11 साल तक ये जो है अपना एक विकराल रूप धारण करता है। अब इसके मुख्य कारण क्या है कैंसर के होने की वजह से। गलत जीवन शैली, तंबाकू का सेवन, प्रिजर्वेटिव यानी डिब्बाबंद फूड या जंक फूड, पेस्टिसाइड जो हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, यानी गलत ढंग से बिना धोए या ज़्यादा पेस्टिसाइड वाली सब्जियां खाई जाएं। अनावश्यक मेडिसिन, अनावश्यक मेडिसिन कई बार हम जो है एक आदी बन जाते हैं। एक बार दवाई ली और उसको जीवन भर हम ये समझते हैं चलो ये थोड़ी बहुत हमारे कम खर्चे से हमारा काम चल रहा है। तो जीवन जो मेडिसिन, अनावश्यक मेडिसिन है, वो भी कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। अनावश्यक कोशिकाओं को बढ़ना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मरना इनका अति आवश्यक है। बनती तो अनावश्यक कोशिकाएं मतलब साधारण है, क्योंकि जब स्वस्थ कोशिकाएं बनती है तो अनावश्यक कोशिकाओं का बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इनका मरना अति आवश्यक है। जिस प्रकार खेत में खरपतवार को समाप्त करना
अनावश्यक कोशिकाओं के बढ़ने की गति, यानी अनावश्यक कोशिकाएं जब हमारी स्वस्थ कोशिकाएं बनती हैं, तो अनावश्यक कोशिकाएं जब बनती हैं तो जब वो नहीं मरती तो एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनका तो एक बढ़ना वो रुक जाता है, और जो अनावश्यक कोशिकाएं हैं वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरीके से बढ़ती हैं। ये भी एक खास विशेष है इसमें कैंसर के होने का कारण कि वो उनकी गति जो है उल्ट हो जाती है, वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ना शुरू कर देती है। इसके साथ साथ अच्छी कोशिकाओं की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी, वो दोनों पर पूरा प्रभावित करती है। तो ये कैंसर के कुछ मुख्य लक्षण हैं। अब हम आते हैं नंबर 2, दूसरे पर, आफ्टर मेनोपॉज कॉम्प्लिकेशन। आफ्टर मेनोपॉज कॉम्प्लिकेशन में 3 समस्याएं मुख्य आती हैं। नंबर 1, मोटापा, यानी सामान्य से 5-6 किलो वजन का बढ़ जाना महिलाओं में। नंबर 2, अवसाद, थोड़ा चिड़चिड़ापन, जिसे हम चिड़चिड़ापन भी कहते हैं। नंबर 3, यानी अवसाद, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना। ये 3 मुख्य हैं और तीनों को ही हमारी स्वस्थ जीवन शैली के द्वारा रोका जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहली बात, जब मेनोपॉज शुरू होता है 12-13 वर्ष की अवस्था में, इसका पहला रोकने का स्टेज, उसी टाइम ही हमें जो है एक हमारी डाइट, बैलेंस डाइट पर हमें ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, जब मेनोपॉज को 4-5 साल समाप्ति की अवस्था में, यानी 4-5 साल पहले, यानी 35 वर्ष की आयु, उस समय हमें जो है अपनी डाइट, अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, जब मेनोपॉज कंप्लीट हो जाए, हमें पता चल जाए कि हमारा मेनोपॉज कंप्लीट है, तो उस समय यदि हम उस वक्त ये अपने स्टेज को संभाल लेते हैं तो हमारे जो है बैलेंस डाइट, जैसे जिस प्रकार दूध, दही, अब आता है भी कैल्शियम वगैरह कहाँ से लिया जाए। सबसे अच्छा है कैल्शियम का स्रोत जो भैंस के दूध को, जो इसको एक वो माना गया है कि इसमें वसा ज़्यादा है, यदि इसमें से वसा निकाल लिया जाए, एक वसा को छोड़ करके, ये सबसे बढ़िया कैल्शियम का स्रोत है। भैंस का दूध सबसे अच्छा है। तो अब आता है कि कैसे वसा निकाली जाए इसमें से सबसे घर सदुपयोग के लिए हम इसमें पर्याप्त मात्रा में, यानी 1/3, तीसरा हिस्सा पानी डाल करके इसको उबालें और बाद में इसको फ्रिज वगैरह में ठंडा करके रखें, तो ये वसा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये दूध जो है हर प्रकार से, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, हर प्रकार के आदमी के लिए लाभप्रद है। नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं को जो है मेनोपॉज के बाद अपने सैर वगैरह निश्चित जरूर करने चाहिए। सैर, मालिश, मेडिटेशन जो है तनाव से भी बचाएगी, और जो 5-6 किलो वजन मोटापे का बढ़ता है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो ये है एक आफ्टर मेनोपॉज कॉम्प्लिकेशन की तीनों सावधानियां हम रख सकते हैं। तीसरा, परिवार का सहयोग। इस अवस्था में महिला में चिड़चिड़ापन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो हमारे परिवार के मेंबर, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हों, चाहे अन्य रिश्तेदार हों, इस समय एक महिला को एक हार्मोन परिवर्तन आता है, तो वो एक ऐसे समझती है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो वो उस टाइम सहयोग की आवश्यकता जरूरी है, चाहे वो संपन्न परिवार है, चाहे वो साधारण परिवार है। अब आता है H1N1 जो कि एक जैसे दूसरे फ्लू हैं सामान्य है, जैसे आई फ्लू है, दूसरे फ्लू है, उस प्रकार सामान्य ही एक ये भी H1N1 एक सामान्य है। यदि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये वैज्ञानिक हमारे कहते हैं कि इसमें एक ही सिर्फ जो है एक ही अलग विशेषता इसमें एक वायरस में अलग है। जैसे नज़ला जुकाम होता है, इसी तरह ये भी एक फ्लू आम है, लेकिन इसमें एक विशेषता अलग है
कि ये फ्लू जब अंदर प्रवेश करता है, बाकी फ्लू अंदर जो वायरस प्रवेश करता है तो वो चुपके से जाता है, लेकिन जब ये जाता है तो एक पहले ये टॉन्सिल जो हमारे चौकीदार के रूप में काम करते हैं गले के पास, ये उनके साथ झगड़ा करता है, यानी इसका एक उसके ऊपर पहले प्रहार करता है। इसका एक स्वभाव है, यानी इसमें एक स्वभाव विशेषता है, यानी एक गुण कह लो या एक इसमें खूबी कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये जो है हमारे टॉन्सिल को पहले प्रभावित करता है, पहले उसको जख्मी, चौकीदार को यानी जख्मी करता है। तो उसके बाद नतीजा जो हमारे चौकीदार को जख्मी हो जाता है तो एक तो सुरक्षा खत्म हो जाती है, दूसरा हमें जो है सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। हमारे टॉन्सिल जब जख्मी होते हैं तो हमें सांस वगैरह लेने में दिक्कत आती है, हम उठते हैं बैठते हैं, बड़ी परेशानी, कोल्ड काफ़ी बुरे तरीके से हमारे प्रभावित करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यानी काफ़ी दिक्कत है। लेकिन जिस प्रकार और तरीका बताया गया कि सफाई वगैरह का, पानी वगैरह ज़्यादा पीना, अपने रुमाल को बदलना, अपने बिस्तरे को साफ रखना, एकांत में यानी एक उचित स्थान पर रहना ताकि एक दूरी बनाए रखना दूसरे बच्चों से, दूसरे आदमियों से, ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने साफ जल वगैरह लेते रहें और 2 दफ़ा दिन में पानी पीने के बाद टॉन्सिल जब जख्मी हो तो उनका पहले सबसे पहले उपचार वो जरूरी है। बाकी प्रिवेंशन से के साथ साथ ये प्रिवेंशन भी जरूरी है। इस जगह जहाँ थोड़ा सरसों का तेल लेकर के इस जगह, क्योंकि साथ साथ टॉन्सिल को जब हम तंदुरुस्ती करने का और कोई इलाज नहीं है, अंदर से औषधि कोई काम नहीं करती, तो ये काम करता है। ये चीज़ें दोनों बाजुओं के 2 मिनट के लिए, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज़ हो, पुरुष हो, तो जब हम ऐसे करेंगे दिन में सुबह और शाम, तो ये साथ साथ हमारे जैसे और इन्फेक्शन भी खत्म होगा, साथ साथ हमारे टॉन्सिल भी जो है उनमें फिर पुनः शक्ति आ जाएगी और हम इस रोग से बहुत जल्दी 3-4 दिन में वैज्ञानिकों के हिसाब से बहुत जल्दी उभर करके सामने आएंगे। तो ये एक सामान्य सी बात है, कोई इसमें ज़्यादा H1N1 में कोई हुए वाली बात नहीं है। अब आती है माइग्रेन। माइग्रेन से कैसे उबरा जाए? एक सबसे सीधी सी बात है, इसका साइंस के हिसाब से देखें तो माइग्रेन का जो है सीधा संबंध हमारे पेट से है। सबसे बड़ा ये कंफ्यूज आजकल जो मतलब आज तक था, उसको साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि माइग्रेन जो है सीधा माइग्रेन का संबंध जो है पेट से है। कई बार जो है हम कोई भी भोजन लेते हैं, इसके मुख्य कारण जो हैं छिलके वाले दालें, चावल, दही, धूल, धूप, पनीर, अनेक मुख्य कारण हो सकते हैं, जिनमें 2 कारण ये भी हैं, हमारी आंखों का कमजोर हो उसकी वजह से भी होता है, कोई ट्यूमर हो सिर में उसकी वजह से होता है। तो वो तो एक मतलब साइंस के हिसाब से अलग है, वो तो एक तकलीफ है, वो तो जब तक उस तकलीफ को हम दूर नहीं करेंगे, आंखों की तकलीफ को दूर नहीं करेंगे, माइग्रेन बना रहेगा। ट्यूमर का नहीं चेकअप कराएंगे तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन जो माइग्रेन का है, माइग्रेन का दर्द जो है 1.5-2 घंटे से ठीक होने वाला, 1.5-2 घंटे से लेकर के 3-4 घंटे में ठीक होने, इसको विज्ञान ने माना है कि इतना ही समय लेता है, 3-4 घंटे में ठीक हो जाता है। तो सीधा संबंध जब पेट से है तो हमारा जो कोई भी आहार है एक चक्की रूपी हमारे शरीर में जो है एक निरंतर चल रही है, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे हम सोए हुए हैं तो भी एक हमारी पाचन प्रणाली एक ऐसी चक्की है जो दिन रात वो अपनी गति से चल रही है। तो जब माइग्रेन होता है तो एक पाचन प्रणाली जो है आकर के लास्ट स्टेज में आकर के अपने हाथ खड़े कर देती है कि अब जो है जो भोजन मेरे अंदर है, जो भोजन जिस अवस्था में मेरे अंदर है, मैं इसको आगे पचाने की मतलब आगे इसको पीसने के लायक नहीं हूँ। तो इसलिए वो जो है उसको काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जब वो हाथ खड़े कर देती है कि अब मेरा इसमें वो कोई जोर नहीं चलता, अब ये भोजन अपने वॉमिटिंग अंग को जो है संकेत देती है कि भाई आप जो है इसको निकालो बाहर। तो वॉमिटिंग अंग भी है जो है अपना संकेत देता है कि मैं भी इसको निकालने में परवश हूँ, नहीं निकल सकता ये आहार अब इस तरफ इस कदर जो है पिस चुका है कि जो मेरे वॉमिटिंग में नहीं आता। तो क्या है कि हमारे अंदर शरीर में जैसे एक कोई बच्चा या कोई आदमी गैलरी के अंदर हो जिसको बाहर जाने का रास्ता भी ना हो, अंदर जाने का भी रास्ता ना हो, तो
जाहिर है वो जो है एक टेंशन में आएगा ही। तो उसी प्रकार जब हमारे शरीर से गैसें निकलती हैं, जब वॉमिटिंग भाग भी कहता है कि ये मेरे निकालने के काबिल नहीं है, और नीचे का भाग भी कहता है ये मेरे पीस लेने का काबिल नहीं है, तो एक गैसें शरीर में जो बनती हैं तो वो हमारी पुटपुड़ी में यहीं आती हैं, और हमें इतना दर्द होता है कि एक चम्मच भी गिरता है तो हम आवाज़ उसका ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये क्यों गिरा, और काफ़ी महसूस होता है, बड़ा भयानक दर्द होता है। अब आती है इसकी उपचार प्रणाली कैसे। ये होना एक स्वाभाविक है, जिसने जीवन लिया है उसको होना एक स्वाभाविक है। हम कुछ प्रिकॉशन रख के इसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहें कि इसको माइग्रेन को पूरे विश्व से खत्म कर दें, ऐसा नामुमकिन है। जीवन रहेगा तो ये माइग्रेन अवश्य रहेगा। अब आता है इसका उपचार कैसे किया जाए। तो इसका ये है कि अब जब हम हमारे अंदर भोजन नहीं जा रहा तो हम और भोजन जो है ना लें। एक दूध ही ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर एक ऐसा गुण है कि इस भोजन को जो है वो पचाने लायक बनाता है। तो इसलिए ऐसे समय में हमें दूध, बड़ी इलायची डाल करके कम मीठे वाला, मीठा भी डाल करके, गरम गरम दूध, जितना गरम आप पी सकते हैं, गरम दूध लेकर के अपने सिर पर एक नरम कपड़ा बांध करके अंधेरे कमरे में, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है, आहार भी दूध का लें और रेस्ट भी जरूरी है। इसके साथ ये प्रिवेंशन रखने कि हमने खाना नहीं लेना है, और भले ही हमें भूख है तो दूध और ले सकते हैं। दूध इस आहार, इस रोग को दूर करने में जितनी जल्दी काम करेगा और कोई चीज़ काम नहीं करती। एक ही इसका उपचार है कि आप दूध ही लें। दूसरा इसमें यह है कि प्राइवेसी, जैसे पति पत्नी, एक प्राइवेसी का भी एक है इसका साइकोलॉजिकल शब्द, लेकिन फिर ये साइंटिफिक में आ जाता है, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी होने वाली महिला जो है, यदि उसका पति साथ है तो वो अपनी डिलीवरी के समय कम तकलीफ महसूस करती है। तो यहाँ भी एक साइकोलॉजिकल शब्द है प्राइवेसी, यानी पति पत्नी यदि एक इकट्ठे रहते हैं माइग्रेन के समय तो वो जल्दी ठीक होते हैं। दूसरा फॉर एग्जाम्पल ये है कि हम जब विवाह शादियों वगैरह में जाते हैं तो वहाँ हम विपरीत खाना भी खाते हैं तो भी वो जल्दी हजम हो जाता है। तो इसलिए ये साइकोलॉजी नहीं है, ये साइंटिफिक ही है कि यदि दूसरा पार्टनर साथ है या माता के बच्चे के साथ माता है तो उसका जो है जल्दी माइग्रेन जो है थोड़ी सी उसकी शीघ्रता ठीक होने में थोड़ा कम समय लगेगा, यानी उसकी गति जो है, स्पीड जो है बढ़ जाएगी ठीक होने में। तो ऐसे समय में अपनी किसी प्रिय को भी साथ रख सकते हो, चाहे बच्ची है तो माता को साथ रख सकती है, बेटा छोटा है तो माता को साथ रखे, उसका साथ रहना जरूरी है। तो उसमें जो है ठीक होने के जल्दी समय जो है कम लगता है। तो ये माइग्रेन का है। अब आता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप में जो सबसे बड़ी प्रिवेंशन है वो नमक की है। यदि हम अपने आहार में, विशेषकर सुबह के आहार में, नमक की मात्रा कम लेते हैं। दूसरा चाय है, इसमें एक कप चाय भी, छोटी छोटी अब आती है इसमें नैनो, एक नैनो का ये भी एक नैनो का एक वो है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें कि एक कप चाय भी जो है, डॉक्टर लोग कभी भी एक कप चाय पीने के बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे, उच्च रक्तचाप चेक नहीं करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक का बढ़ जाता है। तो इसलिए ये चाय जो है उच्च रक्तचाप को बढ़ाने में अपना सहयोग देती है। तो ये हमें चाहे कुछ समय के लिए छोड़नी पड़े तो ये छोड़नी पड़ेगी। ये यानी हम ये भी कहें कि चाय भी पिएं और नमक का सेवन भी साथ साथ ज़्यादा करें तो हम उच्च रक्तचाप से मुक्ति पाएँ, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। हाँ, ये संभव जरूर है कि अपनी जीवन शैली को सुधार करके उच्च रक्तचाप से हम छुटकारा पा सकते हैं। उच्च रक्तचाप से छुटकारा पाने के लिए व्यायाम एक सबसे बढ़िया है, दौड़ बढ़िया है, मेडिटेशन एक सबसे अच्छा हल है इसका। मेडिटेशन की विधि भी आपको इसी आगे के प्रोग्राम में बताई जाएगी। तो ये उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए ठंडा दूध, यानी हम गर्म दूध भी नहीं, थोड़ा अवॉइड करें। तो इससे जो है उच्च रक्तचाप से बिल्कुल वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बिल्कुल मेडिसिन की जरूरत नहीं है और कुछ ही समय में हमारा उच्च रक्तचाप ठीक हो सकता है। अब आता है
हेपेटाइटिस ए, यानी जिसे हम पीलिया भी कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका भी जो है डॉक्टरों ने यही कहा है कि हम जो मेडिसिन देते हैं वो तो एक संतुष्टि है पेशेंट की, वास्तव में जो है अपने आप ठीक होता है। सबसे इसमें मुख्य कारण जो है हेपेटाइटिस ए का जो है हाइजीन से संबंधित रखा गया है, हमारे खान पान से ही। तो हेपेटाइटिस ए के इलाज में भी यही है कि हमें चाय तो जो है ज़रूर छोड़नी पड़ेगी, और उसमें डाइट का जो मुख्य उन्होंने कहा है विज्ञान की दृष्टि, जो विज्ञान ने बिल्कुल सिद्ध किया है, जिस पर रिसर्च भी किया गया है कि बिल्कुल ठीक होता है, यानी हमारी जो सुबह की डाइट है वो एक सामान्य आदमी की तरह है, जैसे एक सामान्य आदमी एक स्वस्थ आदमी खाता है उस प्रकार की होनी चाहिए। उसके बाद जो है खाने के बाद जो है मीठे चावल हम ताजे जो भी गुड़ वाले हैं वो लेने हैं, लेकिन चावल उसी टाइम जो हमने ले लिए, चाहे उसके बाद जो बच गए हैं उसको चाहे आप किसी को दे दो, फेंक दो, लेकिन उसके बाद दोबारा वो चावल नहीं लेने। चावल की एक साइंस ने ये देखा है कि चावल जो है अगर आज अभी आपने बनाया और ताजे नहीं खाए हैं तो 1 घंटे के बाद जो है इसके अंदर थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस बना रहता है। तो इसमें हेपेटाइटिस ए में बहुत बढ़िया है सुबह का